नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब का एक टॉपिक है और नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में जिसमें इंग्लिश लर्नर्स को बहुत पेशेंस दिखाने की ज़रूरत पड़ती है और दिखानी भी चाहिए, क्योंकि एक बार जब नॉन फाइनाइट वर्ब आप समझ लेते हैं अच्छे से तो आप इसके बेशुमार फायदों से रूबरू हो जाते हैं और आपको कोई भी एग्जाम में ये तकलीफ नहीं देता है, बल्कि एक आपका अच्छा मित्र बन के सहयोगी का कार्य करता है। अब देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, आपने कभी सोचा है कि इसके 8 काम होते हैं? यानी कि ये टाइम भी बताता है, रीजन भी बताता है, कंडीशन भी बताता है, कॉन्ट्रास्ट भी बताता है। इसके अलावा एब्सोल्यूट फ्रेज में भी इसका प्रयोग करते हैं, साथ में साइमल्टेनियस एक्शन या एक्शन के सीक्वेंसेस को दिखाने के लिए और तो और रिलेटिव क्लाउज को रिप्लेस करने में भी ये मदद करता है। तो आइए आज इस वीडियो में पूरे तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल के रहस्य को अनवेल करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते किसे हैं? यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है तब हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में हमेशा यूज करते हैं। जैसे अ स्माइलिंग फेस, यानी फेस कैसा है? मुस्कुराता हुआ है। कैसा डॉग है? भौंकता हुआ। कैसा टॉपिक है? कंफ्यूजिंग। तो इस तरह से पार्टिसिपल वर्ड का तो यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का, और हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस का इस्तेमाल जब करते हैं तब हमें कुछ खास ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना पड़ता है? इसके अर्थ को समझने के लिए दो बात याद रखिएगा कि कोई भी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, जैसा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो इसका अपना कोई टेंस नहीं होता है। जो वाक्य का मेन वर्ब का टाइम टेंस है वही इसका रहता है, और जो वाक्य के मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही इसका होता है। ये दो बात हमेशा याद रखना है आपको। देखिए, एक नजर पहले डालिए कि इसके 8 काम कौन कौन से हैं। देखिए, ये समय भी बताता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल समय बताएगा, यानी कि मेन वर्ब का जो एक्शन हुआ है उसका समय क्या है, कब हुआ कार्य, क्यों हुआ कार्य, कारण और किस कंडीशन में हुआ। और दो एक्शन जब एक साथ हो रहा है तब भी यूज करते हैं। रिलेटिव क्लॉज को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं, और एक्शन जो एक के बाद दूसरा हो रहा है सीक्वेंसेस को दिखाने के लिए भी करते हैं। कॉन्ट्रास्ट, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए, और एब्सोल्यूट फ्रेज में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब डिटेल में इनको हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला काम है टाइम को बताना कि काम कब हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से इस वाक्य को पढ़िए। यहाँ लिखा हुआ है कि जब वह रूम में प्रवेश कर रही थी तो वह नोटिस की कि सब लोग साइलेंट थे। अब ये जो वाक्य देखेंगे ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि जब वह रूम में प्रवेश कर रही थी तो सब लोग वो नोटिस की कि सब लोग साइलेंट थे। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स के लिए एक मेन क्लाउज होना चाहिए, एक डिपेंडेंट क्लाउज होना चाहिए। तो ये जो डिपेंडेंट क्लाउज है ना, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे जब ये समय बता रहा है। यहाँ पूछिए कि कब वह नोटिस की, तो आपको जवाब मिलेगा कि जब वह वॉक कर रही थी रूम में। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि वॉकिंग इनटू द रूम सी नोटिस्ड एवरीवन वाज साइलेंट। तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और उसके बाद जो हम अदर वर्ड्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट या एडवर्ब, तो ये कंप्लीटली हम इसको बोल देते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। और ध्यान रखिएगा कि ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो इसका टाइम और इसका टाइम तो मेन वर्ब का टाइम तो होता है, इसका कोई टाइम नहीं होता है। तो जो इसका टाइम पास्ट में है तो ये पास्ट में माना जाएगा, अगर ये इसका टाइम फ्यूचर में है तो ये फ्यूचर में माना जाएगा। ये अगर प्रेजेंट में है दोस्तों तो इसे भी प्रेजेंट में माना जाएगा। यानी कि यहाँ पे पास्ट में है तो ये पास्ट में समझिए कि जब वह रूम में प्रवेश कर रही थी तो वो नोटिस की कि सब लोग साइलेंट थे। इसको लगाएंगे तो हो जाएगा जब वह रूम में प्रवेश करेगी तब वह नोटिस करेगी कि सब लोग साइलेंट थे। जब वह रूम में प्रवेश करती है तब उसे नोटिसेस अगर लगाते हैं तो इसका भी प्रेजेंट में हो जाएगा। नोटिस करती है कि सब लोग साइलेंट रहते हैं। तो दो बात हमेशा रखिएगा याद कि इसका जो टाइम होता है वही इसका टाइम होता है, जो इसका यानी मेन वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वही इस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होता है। क्योंकि जो भी नॉन फाइनाइट वर्ब है तो वर्बल ही ना, तो दो काम करता है। एक वर्ब जैसा तो काम करेगा ही, और साथ में
दूसरा काम भी करता है जितने भी वर्बल होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का। अब इन दोनों वाक्यों को नोटिस करिए, उसी एक एग्जांपल और हम दिखा रहे हैं टाइम के लिए ही। तो आप नोटिस करेंगे कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का जानकारी अगर आपको नहीं है, तो इतनी छोटी सी बात को बताने के लिए आपको दो क्लाउजेस का प्रयोग करना पड़ेगा। व्हाइल या व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रोड द ओल्ड मैन स्लिप्ड, यानी ओल्ड मैन कब स्लिप हुआ था? जब वह क्रॉस कर रहा था रोड को। तो हम इसको सिंपली बोल रहे हैं क्रॉसिंग द रोड द ओल्ड मैन स्लीप। हमें दो बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो वर्ब का जो सब्जेक्ट है ना, वही इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी सब्जेक्ट है, और जो इसका टाइम है वही इसका भी टाइम है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूसरा जो पर्पस है जिसके वजह से इसे हम सीखते हैं वो है कारण। कारण बताता है। यहाँ देखिए, कारण बताने के लिए हम जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्रयोग करते हैं, बिकॉज, एज और सिंस। बिकॉज आई वॉज टायर्ड या आई वॉज वेरी, क्योंकि मैं थका हुआ था इसलिए मैं सोने चला गया था। तो मैं थका हुआ था, मैं सोने चला गया था, दो क्लाउजेज है। अब इसमें ये हमारा मेन क्लाउज हुआ और ये सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लाउज हुआ। तो इसको हम बदल देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो ये जो बी होता है ना, इसी में आईएनजी का हम यूज कर रहे हैं, यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म। बीइंग टायर्ड आई वेंट टू बेड अर्ली। अब इसका जो टेंस है, बीइंग का जो टेंस है, वो किस पे डिपेंड करेगा? मेन वर्ब का। ये पास्ट है तो ये भी पास्ट में हो गया, और इसका जो सब्जेक्ट है ना, वही इसका भी सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे डैंगलिंग नहीं है, एकदम कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। तो आप भी प्रयास करिए, जब कारण बताना हो तो आप बीइंग का प्रयोग करेंगे, या सिचुएशन के हिसाब से दूसरे वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ये दोनों वाक्यों को पढ़िए। दोनों वाक्य का मीनिंग एक ही है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखना पड़ा है और ये सिंपल सेंटेंस में है। एज, जैसा कि वह गर्मी महसूस कर रहा था, उसने फैन को ऑन किया। यहाँ पे भी वही है, फीलिंग हॉट ही स्विच्ड ऑन द फैन। लेकिन यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ एक ही मेन वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो तो मेन वर्ब का कार्य करता ही नहीं है। अतः इस तरह से आप प्रयोग करेंगे। यहाँ पे भी ये कारण दिखाने का कार्य कर रहा है, और ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में माना जाएगा। इसका सब्जेक्ट ये है तो इसका भी सब्जेक्ट यही रहेगा। दोनों तरीके से बोलेंगे, लेकिन लैंग्वेज में हमें क्या रहना होता है? प्रिसाइज रहना होता है। अब तीसरा जो आप देख रहे हैं, ये कंडीशन दिखाने के लिए है कि आप अचीव कर सकते हैं कुछ भी। किस कंडीशन में? तो कंडीशन बताने के लिए आप तरह तरह के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं। तो ये वाक्य तो सिंपली सब लोग को पता है कि इफ यू वर्क हार्ड, सबऑर्डिनेट क्लाउज हुआ कि अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें प्रिसाइज होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबऑर्डिनेट क्लाउज को हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दिया, यानी वर्ब में आईएनजी लगा दिया। हमें फिर इफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट को हटा देंगे। तो हम इसी में आईएनजी लगा दिए, वर्किंग हार्ड यू कैन अचीव एनीथिंग। हमने यहाँ पे यू क्यों हटाया? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वही तो सब्जेक्ट रहेगा इसका भी। तो हमने इस तरह से आजादी मिला कि सब्जेक्ट को हटा दीजिए। इसमें भी देखिए कंडीशन दिखाने के लिए है कि अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आप इंप्रूव करेंगे अपने इंग्लिश को। तो हम यहाँ पे कंडीशनल कंजंक्शन जो है उसको हटा दिए, सब्जेक्ट को हटा दिए, और सिंपली बोले प्रैक्टिसिंग डेली यू विल इंप्रूव योर इंग्लिश। तो आपने तीन तरह के कार्य अभी तक देख लिया कि ये टाइम, रीजन और कंडीशन तीनों को बताता है। तो आपने कंजंक्शन में देखा होगा कि आप साइमल्टेनियस एक्शन के लिए हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली या एज सुन एज पॉजिटिव सेंस में, नो सूनर नेगेटिव में प्रयोग करते हैं, इनके साथ देन, इनके साथ व्हेन बिफोर लगता है। कि जो ही वह स्नेक को देखी थी वह कांपना शुरू कर दी। तो यानी कि दो घटना, एक एक्शन का रिएक्शन है। तो इस तरह से ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है ना, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज सुन एज और सब्जेक्ट को हटा के इसको बोलिए, क्योंकि दोनों में जो बात कहा गया है एक ही व्यक्ति के लिए है। तो सीइंग द स्नेक सी स्टार्टेड ट्रिम्बलिंग। अगर यही यहाँ पे प्रेजेंट में बोलना होता तो स्टार्ट्स अगर बोल रहे हैं तो इसका भी टेंस प्रेजेंट में और इसका भी प्रेजेंट में, देखते ही डरने कांपने लगती है। अगर इसको मेन वर्ब जो है फ्यूचर में है तो इसका भी टाइम फ्यूचर में चला जाएगा। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से जो शुरू होता है वो होता है रिलेटिव क्लाउज, जो एडजेक्टिव क्लाउज भी हम उसे कहते हैं। तो इस वाक्य को देखिए, जो स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे थे एग्जाम के लिए लाइब्रेरी में हैं, तो स्टूडेंट्स को डिफाइन कर रहा है ये हमारा एडजेक्टिव क्लाउज।
जो हु से शुरू है। तो एडजेक्टिव क्लाउज हु से जरूरत के हिसाब से हम लगाते हैं होम, हुज, दैट, विच, इनका प्रयोग करते हैं। तो अब ये पूरा इतना बड़ा वाक्य, इसमें दो वाक्य है, द स्टूडेंट्स आर इन द लाइब्रेरी और द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, यानी कि दो वाक्य है इसमें। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, इक्वल टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यानी ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन को हटा देंगे, वर्ब को हटा देंगे और सिर्फ लिख देंगे प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो ये प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम जो है ये हमारा हो गया एडजेक्टिव फ्रेज यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। तो रिलेटिव प्रोनाउन को हटाने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अगला काम है कि ये सीक्वेंसेस ऑफ एक्शन दिखाता है, मतलब एक घटना के तुरंत बाद तदुपरांत दूसरा घटना होता है, ज्यादा लंबा गैप नहीं रहता है। ज्यादा लंबा गैप दिखाना है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ही फिनिश्ड हिज वर्क देन ही वेंट आउट फॉर डिनर, मतलब वह अपना काम पूरा किया और फिर वह डिनर के लिए गया। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट आउट फॉर डिनर। कौन फिनिश किया काम, तो इसका सब्जेक्ट जो होगा वो कौन हो जाएगा, मेन वर्ब का जो सब्जेक्ट है वही हो जाएगा। और इसका टेंस पास्ट में है तो इसका भी टेंस पास्ट में, यानी पास्ट में बात हो रहा है लेकिन दोनों घटना सीक्वेंस पे आधारित है। देखिए अब अगला है एब्सोल्यूट फ्रेज में एब्सोल्यूट पार्टिसिपल फ्रेज। एब्सोल्यूट का मतलब होता है ना कम और ज्यादा, अपने आप में परफेक्ट है, कंप्लीट है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट फ्रेज, अभी तक आपने देखा कि हम जो यूज कर रहे थे पार्टिसिपल फ्रेज वो वर्ब के आईएनजी फॉर्म से था। वो क्यों था, क्योंकि वहां पे जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म था ना, इसका सब्जेक्ट और मेन वर्ब का सब्जेक्ट दोनों एक ही था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्ड्स बिगेन टू सिंग, यानी कि चिड़िया गाना शुरू कर दी। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है, गाने का काम ये कर सकती है चिड़िया, लेकिन यहाँ पे राइज करने का काम जो कर रहा है वो चिड़िया नहीं कर रहा है, कोई और है। तो दोनों का टेंस तो चलिए ठीक है, पास्ट में है, लेकिन इसका सब्जेक्ट अलग है और ये वाला सब्जेक्ट इससे मैच नहीं कर रहा है, यानी ये इसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ इसके पहले हम इसका सब्जेक्ट अलग से डाल दें, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले भी सब्जेक्ट हम रख सकते हैं। तो ऐसे केसेस में ये इस पे डिपेंड नहीं करता है सब्जेक्ट के लिए, तो इसको हम एब्सोल्यूट फ्रेज बोलते हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि जैसे ही सूरज उगा चिड़िया गाना शुरू कर दी। जैसे आप बीइंग वाले उदाहरण में आप देखते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखिए हम बोलते हैं कि बीइंग एन इंडियन आई शुड सर्व माय नेशन, या बीइंग अ टीचर आई शुड टीच माय स्टूडेंट्स फेयरली। तो यहाँ पे जो बीइंग अ टीचर, टीचर कौन, मैं, किसे पढ़ाना चाहिए, अच्छा मैं, यानी दोनों मेन वर्ब का और नॉन वर्बल दोनों का सब्जेक्ट एक ही था। तो वहां पे हमें एब्सोल्यूट फ्रेज की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है, तब हमें एब्सोल्युटली सब्जेक्ट चाहिए उसके लिए अलग। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बोलते हैं बीइंग अ रेनी डे, इट अगर नहीं लिखते तो क्या होता कि इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट एक ही होता। तो आई डिसाइडेड नॉट टू प्ले गो आउट, तो इसका सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन बीइंग अ रेनी डे, क्या मैं बारिश का दिन था, नहीं ना, बारिश का तो जो दिन है उसके लिए हमें यहाँ पे पहले लगाना पड़ा। तो इट जो लगा दिए ना प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले सब्जेक्ट लगा दिए, तो ये हमारा एब्सोल्यूट फ्रेज हो गया। अर्थ वही हुआ, बिकॉज इट वॉज अ रेनी डे आई डिसाइडेड नॉट टू प्ले आउटसाइड। और कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे ऑल्दो और दो का यूज हम कब करते हैं कॉन्ट्रास्ट के लिए, ऑल्दो दे वर एक्सपेक्टिंग अ बिग क्राउड दे वर सरप्राइज टू सी द हॉल एम्प्टी। एक्सपेक्ट कर रहे थे क्राउड बहुत होगा लेकिन देखिए कि हॉल खाली है, तो ये सरप्राइजिंग वाला बात है, कॉन्ट्रास्ट है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। एक्सपेक्टिंग अ बिग क्राउड दे वर सरप्राइज टू सी द हॉल एम्प्टी। अब दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल का जब हम प्रयोग करते हैं ना, तो डैंगलिंग मॉडिफायर से बचना चाहिए। डैंगलिंग का मतलब है कि इधर उधर लटक रहा है, यानी कि जो हम पार्टिसिपल का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट मिसिंग है या सही जगह पे नहीं है। तो एडजेक्टिव का क्या गुण है कि उसी को ये डिस्क्राइब करता है जो इसके नजदीक है, चाहे पहले है या बाद में है। तो अगर ऐसा नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का सब्जेक्ट मिसिंग है या जो टारगेट वर्ड है जिसको ये डिस्क्राइब करेगा वो मिसिंग है, इसको हम कहीं गलत जगह पे बाकी में रख देंगे तो डैंगलिंग हो जाता है। तो उससे हमें बचना है। तो दो चार एग्जाम्पल उसका भी देखिए। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके अनुसार क्या होना चाहिए था कि सोहन लेफ्ट हिज ऑफिस बेयरिंग हिज कोट। तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है दोस्तों, तो ये तो नजदीक वाले को ही करेगा। तो क्या ऑफिस कोट को बियर करके सोहन निकला था?
तो ये जो बियरिंग हिज कोट है ना, इसका जो सब्जेक्ट है वो ऑफिस नहीं हो सकता है। कोट को जो बियर किया था वो सोहन ने किया था, तो ये सोहन के नजदीक होना चाहिए था, ना कि ऑफिस के नजदीक। तो इसको हम डैंगलिंग कहेंगे, सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, बियरिंग हिज कोट सोहन लेफ्ट हिज ऑफिस। अब ये लेफ्ट का सब्जेक्ट सोहन और जो कोट पहना उसका भी सब्जेक्ट सोहन, इसका टेंस पास्ट में, इसका भी टेंस पास्ट में, इससे हमें बचना है। जैसे यहाँ फिर से देखिए, ये जो फीलिंग हॉट है ना, ये कौन फील कर रहा था हॉट, फैन? बिल्कुल नहीं। तो ये डैंगलिंग है, गलत जगह पे लटक रहा है। इसको सही जगह पे हमें करना चाहिए था, हॉट फील मैं कर रहा था, तो फीलिंग हॉट आई टर्न ऑन द फैन। अब यहाँ पे देखिए, वॉकिंग डाउन टू द मूवी। अब ये मूवी देखने कौन जा रहा था, रेन जा रहा था, ये गलत हो जाएगा। मूवी देखने तो कोई व्यक्ति जाएगा, तो यहाँ पे सही से लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट मिसिंग है। वॉकिंग डाउन टू द मूवी आई वॉज ड्रेंच, यानी भींगा कौन, मैं। गया कौन मूवी देखने, मैं। अब ये सही जगह पे लगा है। यहाँ पे फिर से देखिए, ही फाउंड द वॉलेट वॉकिंग डाउन टू द फुटपाथ। अब ये वॉलेट तो वॉक नहीं कर रहा था, वॉक जो कर रहा था वो ही कर रहा था। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के 8 प्रयोग के साथ साथ इनका जो प्रयोग होना चाहिए वो हमेशा सब्जेक्ट के, यानी कि जिसको डिस्क्राइब कर रहा है उसके नजदीक होना चाहिए। चाहे इसका हम प्रयोग साइमल्टेनियस एक्शन, सीक्वेंस ऑफ एक्शन दिखाने के लिए कर रहे हैं, कंडीशन, कॉज या टाइम बताने के लिए कर रहे हैं, एब्सोल्यूट फ्रेज में कर रहे हैं। एब्सोल्यूट में तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट इसके पहले लगा दिया जाता है, और वैसे भी डे टू डे लाइफ में हम इनका बहुत प्रयोग करते हैं। तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके मुझे मोटिवेट करेंगे, ताकि मैं और आराम से अच्छा वीडियो बता के आपको कुछ सिखाऊं और ज्ञान को बढ़ाऊं, और वो ज्ञान आपके पास रहे और आपके जीवन को थोड़ा और उजाला लाने में मदद पहुंचाए। साथियों, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है ना जिसका खास प्रिविलेज इस लैंग्वेज को मिला हुआ है, क्योंकि हर जगह बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में एग्जाम निकालने के लिए और एग्जाम निकालने के बाद हमेशा इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए मैंने बहुत इनोवेटिव तरीके से पूरा पैकेज बनाया है, जिसमें 6 कोर्सेज हैं, जिसमें इंग्लिश ग्रामर आप डिटेल में सीखते हैं सेपरेट कोर्स में, रिटेन इंग्लिश सीखते हैं सेपरेट में, स्पोकन अलग, और वोकैबुलरी बिल्कुल इनोवेटिव तरीका से, क्योंकि वोकैब सीख जाते हैं लेकिन यूसेज नहीं जान पाते हैं। और ग्रामर के पैटर्न पे हमने कुछ ट्रांसलेशन इसमें एक अलग कोर्स बनाया है, और प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस को अलग। और ये 6 कोर्स को एक कंप्लीट पैकेज है, जिसके साथ 8 बुक्स भी मिलता है। ये 8 बुक्स भी मिलता है, जिसमें आप देखेंगे तो ये ग्रामर का सिमेंटिक और सिंटैक्टिक दोनों तरीके से लिखा हुआ रामायण महाभारत के तरह ये किताब है। एडवांस वर्ड बूस्टर, वॉइस नरेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की किताब, फिल इन द ब्लैंक, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अमेंडर ऑफ कॉमन एरर्स। ये 8 बुक्स भी एक पैकेज के साथ मिलेगा। तो आपको बहुत बढ़िया, और हमेशा एक बार में आप चाहते हैं कि बहुत परफेक्ट नॉलेज, आपका डेप्थ नॉलेज हो अंग्रेजी में, तो आप ये पैकेज ले लीजिए। बहुत सस्ता भी पड़ेगा, 6 कोर्स भी आ जाएगा और 8 बुक्स भी आ जाएगा। और सिर्फ अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, इंग्लिश रीडर हैं, तो आप ग्रामर की बुक मंगा लीजिए। और ये बुक जो है ना 750 रुपये की है, 650 रुपये में ही पैकेजिंग के साथ, स्टडी पैकेट में बहुत बढ़िया पैकेजिंग के साथ, कोई भी जरा सा भी उसमें खरोच नहीं आएगा। और साथ ही साथ कुरियर चार्ज इसी में रहता है, 650 में। ये किताब जरूर मंगाइए। इस किताब में सारे ग्रामर के टॉपिक बहुत डिटेल में दिए गए हैं। टोटल 27 टॉपिक्स हैं, जो मैं बारी बारी से आपको अभी यहाँ दिखा देता हूँ शॉर्ट में। जैसे यहाँ देखिए, पहले एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर के सारे बात है कि इसमें लेटर जानिए, लेटर होता क्या है। जैसे पढ़ते हैं, कोई पूछे लेटर क्या है, वर्ड क्या है, फ्रेज क्या है, क्लाउज क्या है, क्या काम है इसका, तो हमें नहीं पता, तो पहले एलिमेंट जानिए इसके। इसके बाद जैसे नाउन है, तो हम हर पूरे ग्रामर को हम इसी 2 पैटर्न पे लेके चलते हैं कि शब्द को पहचानना है काम के आधार पे, यानी फंक्शन और आइडेंटिटी के अलावा कोई रूल याद नहीं करना है। तो पूरे किताब में जो है ना, नाउन, आइडेंटिटी, फंक्शन, फ्रेज, क्लाउज और कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, सबका यूज बहुत डिटेल में दिया गया है। फिर उसका चैप्टर वाइज क्वेश्चन, और फिर प्रीवियस एग्जाम के रेडी रिकॉर्डर। ये नाउन का है, इसी प्रकार से प्रोनाउन का है। एडजेक्टिव को अलग हमने रखा है, और डिटर्मिनर को बिल्कुल अलग रखा है। हेल्पिंग वर्ब में पूरा मोडाल्स को अलग अलग करके मैंने बताया है, और सब में चैप्टर वाइज क्वेश्चन है दिया हुआ, रेडी रिकॉर्डर दिया हुआ है। टेंस है, तो सारा टेंस का प्रॉपर तरीके से कि टेंस डिफिनेशन क्या है वो जानना है पहले, और फिर उसके फंक्शंस को हम जानेंगे, सीक्वेंसेस को जानेंगे, और चैप्टर वाइज सब में तो है ही। मूड जानिए, मोडाल्स अगर जानते हैं तो मूड भी जानिए, और मूड नहीं जानेंगे तो कंडीशनल नहीं समझ में आएगा। फाइनाइट वर्ब बहुत बेहतरीन टॉपिक है, ये आत्मा है,
जैसे शरीर में हमारा आत्मा होता है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वैसे ही फाइनाइट वर्ब होता है जो ग्रामर का बॉस है, हार्ट है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जिसको समझने के लिए सबसे ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, वो यही टॉपिक है। इसके बिना हमेशा आप फंसते रहते हैं। कंजंक्शंस को बहुत ही सुगम और रोचक तरीके से मैंने बताया है, और प्रीपोजिशन का तो कहना ही क्या। एक एक प्रीपोजिशंस को मैंने ऐसे बताया है कि अगर इन पढ़ रहे हैं ना, तो एडजेक्टिव और इनका संबंध देखिए, वर्ब और इनका संबंध देखिए, नाउन और इनका संबंध देखिए, इनके मल्टीपल फंक्शंस को जानिए, तो इसका हिंदी मीनिंग नहीं होता है। प्रॉपर पर्पस के साथ पूरा प्रीपोजिशन को बताया हुआ है, और एडवर्ब उसी तरह से बताया है। और एडवर्ब अगर बताया है तो इंटरजेक्शन के बाद एडवर्बियल को भी नहीं छोड़ा है। एडजंक्ट्स, डिसजंक्ट, कंजंक्ट्स भी है, क्वेश्चन टैग है, और इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हर तरह का है, फंक्शन वाइज भी, डिग्री वाला भी, और वॉइस में पूरा डिटेल में डेप्थ इसमें नॉलेज दिया गया है। उसी प्रकार से नरेशन में, और सारे में वॉइस नरेशन में थीम बेसिस पे सब क्वेश्चन है। मॉडिफायर, एडजेक्टिव मॉडिफायर, एडवर्ब मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, मिसप्लेस मॉडिफायर, स्क्वेंटिंग, डैंगलिंग, लिमिटिंग, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। फिर बाद में सिंटेक्स, पंक्चुएशन मार्क, क्लेफ्ट सेंटेंस, और उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन। ये टोटल 27 टॉपिक है, और 27 टॉपिक करने के बाद आपको इतना मजा आएगा, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इन सब चीज को प्राप्त करने के लिए चाहे तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, बस एक ही नंबर मैं देता हूं, या इस वेबसाइट पे जाके विजिट करके आप यहां से वीडियो देख भी सकते हैं, लाइव भी, रिकॉर्डेड भी, और बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। और ये ऐप पे भी चलेगा सेम लॉगिन आईडी से, और वेबसाइट पे भी यूज करेंगे। और दोस्तों, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए रिकॉर्डेड के साथ साथ लाइव का भी एक मैंने बैच लॉन्च किया है, जिसमें पूरा ग्रामर, वोकेबलरी, रिटेन, कम्युनिकेशन, सारा कुछ बेहतरीन करने के लिए। और इसमें हम लोग आमने सामने बैठ के बात करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, घर में बैठ के कोई टीचर समझा रहा है। तो इसके लिए मैंने लाइव कोर्स, ये कंटिन्यू चलता है 8:30 से 9:30, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइव अगर इंटरेस्टेड है तो लाइव में ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लाइव कोर्स ज्वाइन करिए। इसमें कंप्लीट एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी, और एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग बातचीत करके क्लियर करेंगे। और श्याम शर्मा लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, वेबसाइट पे जाइए, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, अपना पसंदीदा कोर्स खरीदिए। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें। खूब पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बात करते रहें। देखिए, जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सब चीज आसान लगने लगेगा। जय हिंद, जय भारत।